हाँ भैया, आवाज़ आ रही है। हाँ। हाय, मेरा नाम गौरांग, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अदर, जो हमारा अदर सोर्सेज वाला हेड है उसके बारे में। क्या अभी हमारे यहाँ तक 3 हेड कंप्लीट हो चुके हैं: कैपिटल गेन, सैलरी इनकम और हाउस प्रॉपर्टी इनकम। अब आपके 2 हेड रह जाते हैं यहाँ से। एक आपका हेड रह जाता है आपका बिजनेस इनकम, इसको मैं बाद में बताऊंगा। आज हम लोग कंप्लीट करेंगे अदर सोर्सेस। कौन सा है? अदर सोर्सेस। सर, अदर सोर्सेस क्या है? मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में ही कि भैया कोई भी इनकम जो आपकी चारों हेडों में ना पाएगी वो कहाँ जाएगी? अदर सोर्सेस हेड में। कहाँ जाएगी? अदर सोर्सेस हेड में। इसमें बेसिकली आपके 3 सेक्शन हैं। मैं आपको सेक्शन वाइज नहीं पढ़ाऊंगा, बस ऐसे ऊपर से पढ़ता रहा हूँ। सेक्शन 56, 57 और 58, ये आपके 3 सेक्शन है। कौन से सेक्शन है? 3 सेक्शन। 56 में कौन कौन सी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आएगी, कौन कौन सी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आएगी, ये सब दिया हुआ है 56 में। 57 में आपको कौन कौन सी डिडक्शन मिलेंगी, मतलब आपने पहले इनकम निकाल ली, अब इनकम में से कौन कौन सी डिडक्शन मिलेंगी। डिडक्शन मैंने आपको बताया ना भाई, हर हेड में डिडक्शन दी। भाई सैलरी हेड में क्या था? उसमें भी डिडक्शन दी। हाउस प्रॉपर्टी में भी डिडक्शन दी। अभी कैपिटल गेन पड़ा, उसमें भी डिडक्शन दी। अब ये आपको कौन सा पढ़ रहा हो? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, इसमें भी डिडक्शन है। तो वो डिडक्शन कहाँ पे दे रखी? 57 में। 58 क्या है? कौन सी डिडक्शन आपको नहीं मिलेगी, वो 58 में दे रखा है। क्लियर है? कोई दिक्कत? तो सबसे पहले हम लोग सेक्शन पढ़ते हैं 56। मैंने कही ना आपको, मैं जस्ट ऐसे ही बता रहा हूँ नॉलेज के लिए, मेरा कोई पर्पस नहीं है आपको बिल्कुल डिटेल में एज अ सेक्शन वाइज बताना। लिखा क्या है? एनी इनकम नॉट टैक्सेबल अंडर एनी हेड, अंडर हेड सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीपीपी, कैपिटल गेन, वो वाली इनकम कहाँ जाएगी? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाएगी। बात समझ आ गई? ये तो एक जनरल बात है, ये सेक्शन 56(1) में रखी है। ये जनरल बात है कि भैया किसी भी हेड में इनकम नहीं गई तो वो इस हेड में ले आओ आप, पहली चीज। दूसरी चीज, आपको ना लिस्ट दे रखी है, ये इन इनकम की लिस्ट दे रखी है। ये इनकम आपकी कहाँ जाएंगी? अदर सोर्सेज में जाएंगी। कहाँ जाएंगी? अदर सोर्सेज में जाएंगी। कौन कौन सी लिस्ट है भैया? लिस्ट में कौन कौन सी इनकम आती है भैया? लिस्ट में आती है इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट एंड लोन गिवन। जो भी आपका बैंक है, बैंक में आपको इंटरेस्ट मिलता है, चाहे एफडी में जमा कराओ, चाहे आपने एफडी करवाई हो या सेविंग करवाया हो, उस पर आपको इंटरेस्ट मिलता है। वो इंटरेस्ट कहाँ जाएगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। कहाँ जाएगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। क्लियर? इसी तरीके से आपने कोई हाउस प्रॉपर्टी आपकी, आपने क्या करा? अभी आपकी हाउस प्रॉपर्टी नहीं है, आपने तो किसी से रेंट पर ली थी और आपने उसको खुद दोबारा रेंट पे दे दिया। इसे हम लोग कहते हैं सबलेटिंग। क्या कहते हैं? सबलेटिंग। तो यदि आपने असेट्स कोई सबलेटिंग करी है और उससे अगर आपको कोई इनकम हो रही है तो वो कहाँ जाएगी? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाएगी। देखो, जिसके नाम पर प्रॉपर्टी है उसने रेंट पर दी है तो वो कहाँ जाएगी? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में। लेकिन जिसने रेंट पर दी है उसका नाम प्रॉपर्टी नहीं है तो वो कहाँ जाएगी? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। बात समझ आ गई? तीसरा पॉइंट, विनिंग फ्रॉम लॉटरी, पजल्स। लॉटरी होता है कौन बनेगा करोड़पति, जैसे लॉटरी लग गई। पजल्स, कार्ड गेम्स, ये होते हैं जो भैया आपके कौन बने करोड़पति में आपने पैसे जीते, तो ये भी कहाँ जाएंगे? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाएंगे। क्लियर? हॉर्स रेसेस, एनी अदर गेम ऑफ गैम्बलिंग, बेटिंग ऑफ नेचर, तो ये सब कहाँ जाएगी? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी कहाँ जाएगी? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। देखिए, अगर आप इन सब का बिजनेस कर रहे हो तो आपकी पीजीपी इनकम मानी जाएगी, अदरवाइज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। अगर आप प्लांट एंड मशीनरी और फर्नीचर इनको आप रेंट पर दे रहे हो, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। कहाँ पर? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। यदि ऐसा करना आपका बिजनेस है, यही मेन बिजनेस है, तो बिजनेस इनकम मानी जाएगी। एडवांस मनी फॉरफिटेड, कभी कभी होता है आपने ना असेट्स के अगेंस्ट में कुछ पैसा ले लिया और जिससे पैसा ले लिया, जिसको प्रॉपर्टी बेचनी थी, उसने वो असेट्स ही परचेज नहीं करी आपसे, एट दैट जो भी रीजन ना हो, तो जो आपके बाद में टोकन मनी आ गया उसको आप क्या कर लेते हो? फॉरफिटेड। तो जो फॉरफिटेड अमाउंट है वो क्या मानी जाएगी? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। बात समझ आ गई? इंटरेस्ट ऑन कंपनसेशन ऑफ कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ कैपिटल असेट्स, मैंने आपको जो पढ़ाया था किसमें? कैपिटल गेन में, कि यदि आपका असेट्स का कंपल्सरी एक्विजिशन हो रहा है और उस पर यदि आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, क्या मिल रहा है? इंटरेस्ट मिल रहा है, तो वो रिसिप्ट बेसिस पर क्या होगा? टैक्सेबल हो जाएगा। रिसिप्ट बेसिस पर टैक्सेबल हो जाएगा। और किस हेड में जाएगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। क्या जाएगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। उसमें आपको 50% डिडक्शन मिल जाएगी। 50% डिडक्शन कहाँ से रखी है? सेक्शन 57 में। सेक्शन 57 में। क्लियर भैया? अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम फैमिली पेंशन। फैमिली पेंशन क्या होती है भैया? भाई एक हस्बैंड है, एक वाइफ है, हस्बैंड की कोई डेथ, हस्बैंड की डेथ के बाद में पेंशन मिल रही है, किसको मिल रही है? वाइफ को।
तो इनके हैंड में क्या मानी जाएगी, वो फैमिली पेंशन। तो फैमिली पेंशन कहाँ पे टैक्सेबल होगी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। कहाँ होगी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। डिविडेंड ऑन शेयर, यदि आपको कंपनी से, किसी कंपनी से डिविडेंड मिल रहा है, क्या मानी जाएगी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। क्या मानी जाएगी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। एग्रीकल्चर इनकम, यदि आपको एग्रीकल्चर इनकम हो रही है, किससे हो रही है भैया, एग्रीकल्चर इनकम किससे हो रही है, कोई भी लैंड जो आउटसाइड इंडिया है, क्योंकि अगर इन इंडिया है तो वो एग्जम्प्ट है ना। अगर इन इंडिया आपको एग्रीकल्चर लैंड से इनकम हो रही है तो एग्जम्प्ट है, लेकिन अगर आउटसाइड इंडिया एग्रीकल्चर लैंड से इनकम हो रही है तो क्या जाएगा, अदर सोर्सेज में जाएगा। क्लियर है भैया, बता दियो, कोई दिक्कत हो तो। डायरेक्टर सिटिंग फीस, भाई डायरेक्टर बैठता आके भाई मीटिंग में, बोर्ड मीटिंग जैसे हम लोग कहते हैं, उसमें उसको बैठने के लिए सिटिंग फीस दी जाती है। तो सिटिंग फीस क्या आएगी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। कहाँ आएगी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स रिफंड, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। गिफ्ट अगर आपको मिला है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। अगर कोई भी कंपनी, जो प्राइवेट कंपनी है, वो प्रीमियम पर शेयर इशू कर रही है, तो उस केस में जो उसको बेनिफिट हो रहा है वो कहा जाएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। सही है भैया, आगे बढ़ो। ये शेयर को प्रीमियम पे इशू करना है, इसका मतलब समझ में नहीं आया सर, मैं कंफ्यूजन हो रहा है बहुत ज्यादा। देखो, कोई भी शेयर कितने का है भाई, 10 रुपए का है, आपने वो कितने का इशू करा, 20 रुपए का। कितने का इशू करा, 20 रुपए का। 10 रुपए क्या होगा, ये प्रीमियम पर, 10 रुपए क्या होगा, प्रीमियम पर। लेकिन उसकी फेयर मार्केट वैल्यू कितनी है, 15 रुपए। कितनी है फेयर मार्केट वैल्यू, 15 रुपए। तो इस केस में क्या है भाई, आपका जो फेस वैल्यू है उससे ज्यादा है, उससे ज्यादा बेचा, इसका मतलब प्रीमियम बेचा है। तो आपने जितने में इशू करे शेयर 20 रुपए माइनस 15 रुपए जो फेयर मार्केट वैल्यू है, नेट 5 रुपए क्या मानेगा आपका, कंपनी के हैंड में क्या इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। क्या आएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। सर ये कंपनी कोई भी हो सकती है, कंपनी सिर्फ होगी क्लोजली हेल्ड कंपनी। कौन सी कंपनी, क्लोजली हेल्ड कंपनी। क्लोजली हेल्ड कंपनी को आप नॉर्मली जनरल में कह सकते हो प्राइवेट कंपनी है। कौन सी, प्राइवेट कंपनी। अगर ये लिस्टेड कंपनी है तो ये वाला सेक्शन, ये वाला प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा। वो कंपनी कौन सी होनी चाहिए, प्राइवेट कंपनी। कौन सी होनी चाहिए, प्राइवेट कंपनी। बात समझ आ गई भैया, कोई दिक्कत, सही भैया। क्लोजली हेल्ड कंपनी नॉट बीइंग ए कंपनी इन विच पब्लिक आर सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड। क्लोजली हेल्ड कंपनी उसे कहते हैं जिस पर पब्लिक का कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, पब्लिक का कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। दिस प्रोविजन शैल नॉट अप्लाई इन द फॉलोइंग कंपनी नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, वेंचर कैपिटल अंडरटेकिंग फ्रॉम वेंचर कैपिटल कंपनी, वेंचर कैपिटल एंड स्पेसिफाइड फंड। यदि क्या है, इन लोगों ने यदि शेयर इशू करे हैं तो इस केस में इनके हैंड में टैक्सेबिलिटी नहीं आएगी, इनके हैंड में टैक्सेबिलिटी नहीं आएगी। कुछ लोगों को सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई कर सकती है, और कुछ नाम मैंने आपको बताई दिए कौन कौन से नाम है भैया। ये वेंचर कैपिटल अंडरटेकिंग है, वेंचर कैपिटल कंपनी है ना। इस केस में ये वाला प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा। यह स्पेसिफाइड फंड है, इस केस में ये वाला प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा। सही है भैया, आगे बढ़ो। टैक्सेबिलिटी ऑफ डिविडेंड। देखो, टैक्सेबिलिटी ऑफ डिविडेंड के पीछे मैं बारे में आपको थोड़ा सा बता दूं, हल्का सा बता दे रहा हूं, नॉलेज दे रहा हूं आपको। दो तरीके के डिविडेंड होते हैं। डिविडेंड जो कंपनी आपको बता के कह रही है कि ये आपको डिविडेंड दे रहे हैं हम। एक होता है डीम्ड डिविडेंड। क्या होता है, डीम्ड डिविडेंड। गवर्नमेंट के मन में मंशा है, गवर्नमेंट ये चाह रही है मैं टैक्स बचाऊं। क्या बात करूं, अपना टैक्स बचाऊं, क्योंकि डिविडेंड जब कंपनी देती है, कंपनी जब डिविडेंड देती है तो उसको टैक्स देना पड़ता है, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। तो वो ये चाह रही है मैं ना, मेरा टैक्स भी बच जाए और जो मेरे शेयर होल्डर है उन तक पैसा भी पहुंच जाए। तो कुछ अगर आप ऐसे काम कर देते हो जहाँ पे आप ये चाह रहे हो कि बिना ना मेरे पर टैक्स ना लगे, तो गवर्नमेंट कह रही है बेटा तुम कितना भी उल्लू बना लो, अगर शेयर होल्डर के पास में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रूप से कुछ भी बेनिफिट आ रहा है, उसको हम लोग क्या मानेंगे, डीम्ड डिविडेंड। क्या मानेंगे, डीम्ड डिविडेंड। मुझे मालूम है तुम ये डीम्ड डिविडेंड क्यों ट्रांसफर कर रहे हो और किस मूड में ट्रांसफर कर रहे हो। तुम ये चाह रहे हो ना तुम पर टैक्स ना लगे। टैक्स लगता था पहले डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। कौन सा लगता था, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। हालांकि आज के टाइम में क्या हो गया, एबॉलिश हो गया, खत्म हो गया। अब पता है आपको, अब पहले डिविडेंड एग्जम्प्ट था शेयर होल्डर के एंड में, पहले डिविडेंड एग्जम्प्ट था शेयर होल्डर के एंड में, लेकिन आज के दिन में डिविडेंड आपको कंपनी से कोई भी डिविडेंड, चाहे 2 रुपए का मिले चाहे 10 रुपए का मिले, वो आपकी इनकम का पार्ट माना जाएगा। वो आपकी इनकम का पार्ट माना जाएगा, मतलब वो आपके हैंड में टैक्सेबल होगा। क्या होगा, डिविडेंड। और कंपनी के हैंड में डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स अब नहीं देना। कंपनी के हैंड में डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स अब नहीं देना, कंपनी को नहीं देना। ठीक है भैया, बात समझ आ गई भैया, कोई दिक्कत। अब आती है टैक्सेबिलिटी ऑफ डिविडेंड। देखो, मैंने आपको बताया चाहे फॉरेन कंपनी से मिले, चाहे
इंडियन कंपनी से मिले, दोनों ही केस में क्या है, टैक्सेबल है। क्या है, डिविडेंड टैक्सेबल है शेयर होल्डर के हैंड में। और मैंने आपको दो टाइप के डिविडेंड बताए, एक तो एक्चुअल डिविडेंड ग्रुप मारते हैं, एक होता है डीम्ड डिविडेंड। ठीक है, डीम्ड डिविडेंड मैं आपको बताऊंगा आगे वाली सेक्शन में। पहले ये समझ लो, अगर आपको डिविडेंड मिला तो शेयर होल्डर के हैंड में टैक्सेबल होगा, और किस रेट से होगा, नॉर्मल स्लैब रेट से, नॉर्मल स्लैब रेट से। कोई स्पेसिफाइड रेट इसके लिए नहीं है, डिविडेंड के लिए कोई स्पेसिफाइड रेट अब नहीं है। बात समझ आ गई भैया, सही है। डिविडेंड इंक्लूड्स डीम्ड डिविडेंड एज गिवन इन सेक्शन 222। मैंने आपको बताया डिविडेंड में क्या इंक्लूड होगा, डीम्ड डिविडेंड। ये डीम्ड डिविडेंड क्या होता है, आप इनडायरेक्टली रूप से क्या कर रहे हो, बेनिफिट दे रहे हो किसको, शेयर होल्डर को। सर कौन कौन से इनडायरेक्टली रूप है, जैसे आपने क्या करा, आपने कंपनी की कोई असेट्स नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में अपने शेयर होल्डर को दे दी, किसको दे दी, शेयर होल्डर को। तो ये माना जाएगा कि आपने उसको क्या करा है, डिविडेंड ट्रांसफर करा है। क्या करा है, डिविडेंड ट्रांसफर करा है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, आपका डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स लग जाएगा। हालांकि मैंने आपको बताया डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स एग्जाम्प्ट हो चुका है। जो भी आपको डिविडेंड के रूप में मिलेगा, चाहे उसको मान लिया गया है, चाहे उसको एक्चुअल में दिया है आपने डिविडेंड, उसको क्या माना है, उसको आपके हैंड में टैक्सेबल हो जाएगा, किसके, शेयर होल्डर के हैंड में। कंपनी को आप कुछ नहीं करना, कंपनी को आप कोई टैक्स नहीं देना। ऑन लिक्विडेशन, जब कंपनी का लिक्विडेशन होता है तो शेयर होल्डर को पैसा मिलते हैं। भाई कंपनी पे तो कोई टैक्स नहीं आएगा, कंपनी कोई भी एसेट्स ट्रांसफर करे अपनी लिक्विडेशन में, कंपनी तो मर रही है, अब मरते हुए टैक्स लोगे उससे, मरते हुए तो मना कर दिया। लेकिन जो उस कंपनी के शेयर होल्डर हैं, जो उस कंपनी के शेयर होल्डर हैं जिनको असेट्स मिल रही है, कैश मिल रहा है, उसके एंड में वो क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। किस फॉर्म में, डिविडेंड इनकम फॉर्म में। किस फॉर्म में, डिविडेंड इनकम फॉर्म में। बात समझ रहे हो। रिडक्शन ऑफ कैपिटल एसेट्स, रिडक्शन ऑफ कैपिटल एसेट्स मतलब आपने क्या करा, आपने अपना हिस्सा छोड़ दिया थोड़ा सा कैपिटल पर। भाई आपने 1 लाख लगाए, आप कह रहे हो चलो कंपनी गर्दिश में चल रही है, मैं अपने 30,000 छोड़ रहा हूँ, मैं अपने 30,000 छोड़ रहा हूँ, इसे हम लोग कहते हैं कैपिटल रिडक्शन। तो कैपिटल रिडक्शन के बदले में यदि कंपनी आपको कुछ दे रही है, तो उस केस में क्या मानेंगे, उसको हम लोग डीम्ड डिविडेंड। क्या मानेंगे, डीम्ड डिविडेंड। बात समझ आ गई, ये चारों केस, बात समझ आ गई भैया, हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिवेंचर स्टॉक एंड डिपॉजिट सर्टिफिकेट टू शेयर होल्डर, बोनस शेयर टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, इसको हम लोग क्या मानेंगे, इसको हम लोग डीम्ड डिविडेंड नहीं मानेंगे, इसको हम लोग डीम्ड डिविडेंड, एक मिनट, इसको हम लोग डीम्ड डिविडेंड मान लेंगे। ठीक है, अगर आप डिवेंचर स्टॉक या डिपॉजिट सर्टिफिकेट किसको दे रहा हो, शेयर होल्डर को दे रहा हो, या बोनस शेयर दे रहा हो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, इसको भी हम लोग क्या मान लेंगे, डीम्ड डिविडेंड मान लेंगे। बात समझ आ गई भैया। तो दिक्कत ये ऐसे चार केस ऐसे थे। कौन कौन से 4 केस ऐसे हैं, यदि आप नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में अपने शेयर होल्डर को असेट ट्रांसफर कर रहे हो, पहला चीज। यदि आप लिक्विडेशन के टाइम में अपने शेयर होल्डर को असेट ट्रांसफर कर रहे हो, दूसरी चीज। यदि आप क्या कर रहे हो, रिडक्शन, आपकी कैपिटल रिडक्शन हो रही है, उसके अगेंस्ट में आप कैपिटल असेट ट्रांसफर कर रहे हो, डीम्ड डिविडेंड। इसके अलावा यदि आप डिवेंचर स्टॉक डिपॉजिट सर्टिफिकेट शेयर होल्डर को ट्रांसफर कर रहे हो, या बोनस शेयर किसको दिया जा रहा है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दिया जा रहा है, इन दोनों ही केस में, इन सभी केस में क्या मानेंगे हम लोग, उसको डीम्ड डिविडेंड मान लेंगे। सर टैक्स किसको देना है डीम्ड डिविडेंड पर, देखो अगर 222A से लेके 222D तक का कोई भी डिविडेंड है, उस पर टैक्स किसको देना है, शेयर होल्डर को। किसको देना है, शेयर होल्डर को। किसको देना है टैक्स, शेयर होल्डर को। बात समझ आ गई भैया। अब आता है 222E वाला, पांच सिचुएशन है जो ये ट्रीट करती है, ये डीम्ड डिविडेंड है। 4 हम पढ़ चुके, 5वीं और रह गई है। इस केस में जो टैक्स देना है वो किसको देना है, कंपनी को ही देना है। इस केस में टैक्स, अगर इसको हम लोग डीम्ड डिविडेंड मानेंगे तो इसको टैक्स किसको देना है, कंपनी को ही देना है। इसमें शेयर होल्डर बीच में नहीं आएगा। क्लियर है भैया। किसको देना, वही कब देना है, लोन्स एंड एडवांस क्लोजली हेल्ड कंपनी। यदि किसी प्राइवेट कंपनी ने, जिसमें पब्लिक का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट नहीं है, किसको अपने शेयर किसको दे दिए, कोई प्राइवेट कंपनी जो पब्लिक के द्वारा सब्सक्राइब नहीं है, जिसके शेयर, ठीक है, अगर वो अपने शेयर होल्डर को लोन्स एंड एडवांस दे रही है, क्या दे रही है, लोन्स एंड एडवांस दे रही है, तो इस केस में क्या माना जाएगा, इसको हम लोग डीम्ड डिविडेंड मान लेंगे। डीम्ड डिविडेंड मान लेंगे। और इस केस में टैक्स किसे देना है, टैक्स देना है कंपनी को। टैक्स कैसे देना है, कंपनी को। बात समझ में आ गई भैया, क्लियर है। सर ये क्लोजली हेल्ड कंपनी, सर क्या सभी शेयर होल्डर को देना है, मतलब सर किसी भी शेयर होल्डर को दिया जाए तो आप ये वाला प्रोविजन लगा लोगे ना। एनी पर्सन फॉर द बेनिफिट ऑफ शेयर होल्डर,
आपने चाहे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, अगर आपने शेयर होल्डर के बेनिफिट में अगर आपने लोन से एडवांस दिया हुआ है तो क्या माना जाएगा, वो डीम्ड डिविडेंड मान लिया जाएगा। मतलब आपने किसी ऐसे पर्सन को दिया, दूसरे पर्सन को दिया फॉर द बेनिफिट ऑफ शेयर होल्डर, तो इस केस में भी हम लोग क्या मानेंगे, इसको डीम्ड डिविडेंड मान लेंगे। या एनी ऑर्गेनाइजेशन इन विच सच शेयर होल्डर हैज अ सब्सटैंशियली इंटरेस्ट, यदि आपने किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को लोन या एडवांस दिया हुआ है जिसमें जो आपका शेयर होल्डर है वो क्या रखता है, क्या रखता है, वो सब्सटैंशियल इंटरेस्ट, क्या रखता है, सब्सटैंशियल इंटरेस्ट रखता है। क्या भैया, अगर वोटिंग पावर की बात करी है तो 10% से ज़्यादा, अगर भाई कंपनी है तो जो शेयर होल्डर है उसके बाद में 10% से ज़्यादा भाई होल्डिंग होनी चाहिए, अगर कंपनी नहीं है तो 20% से ज़्यादा प्रॉफिट में हिस्सा होना चाहिए। अगर ये कंडीशन पूरी होती है तो उस केस में अगर आपने किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को दिया जिसमें शेयर होल्डर क्या है, सब्सटैंशियली इंटरेस्ट है, तो उस केस में उसको ऑर्गेनाइजेशन को दिया जाने वाला लोन क्या माना जाएगा आपके एंड में, डीम्ड डिविडेंड, शेयर होल्डर के एंड में डीम्ड डिविडेंड। बात समझ में आ गई भैया, क्लियर। अगर डायरेक्टली आपने शेयर होल्डर को दिया, अगर डायरेक्टली आपने सब्सटैंशियली शेयर होल्डर को दिया, सब्सटैंशियली शेयर होल्डर मतलब जिसके पास में 10% या उससे ज़्यादा आपकी कंपनी की वोटिंग पावर है, क्या, अगर आपने उसको लोन से एडवांस दिया तो उसको क्या मानेगा हम लोग, तो मानेंगे डीम्ड डिविडेंड मान लेंगे। इस पर टैक्स कितने देना है, यहाँ पर जो टैक्सेबिलिटी अराइज होगी वो कब कितने तक होगी, प्रॉफिट तक, जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है यहाँ तक। और जो मैंने आपको चारों इससे वाले जो 4 सिचुएशन बताई थी 222A से लेके 222D तक, उस केस में भी हमें जो डीम्ड डिविडेंड मानना वो कितना माना, प्रॉफिट के हिस्से तक। भाई जितना कंपनी का प्रॉफिट है, भाई जितना कंपनी का पुराना मिला के नया मिला के टोटल जो प्रॉफिट है उतना ही आपका हैंड में टैक्सेबल होगा, मतलब उतनी ही डीम्ड डिविडेंड माना जाएगा, उतना ही से डीम्ड, क्योंकि हम लोग डिविडेंड किस में देते हैं, प्रॉफिट में से, भाई प्रॉफिट में से तो डिविडेंड देते हैं, तो जो आपका एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है उतने का ही पोर्शन आपके केस में क्या माना जाएगा, डीम्ड डिविडेंड, क्या माना जाएगा, डीम्ड डिविडेंड। बात समझ में आ गई भैया, कोई दिक्कत? अब बात करते हैं गिफ्ट की, किसी बात करते हैं गिफ्ट की। अगर आपको किसी से भी गिफ्ट मिलता है, क्या मिलता है, गिफ्ट, भाई गिफ्ट किसका मिलना चाहिए, असेट्स का, जिसको हम लोग मान रहे हैं स्पेसिफाइड असेट्स। मैं बताऊंगा कौन कौन सी स्पेसिफाइड असेट्स। यदि ये असेट्स आपको गिफ्ट के रूप में मिल रही हैं, जैसे पैसा, कैश मिल रहा है और वो अमाउंट गिफ्ट वाली 50,000 से ज़्यादा पूरे साल में, चाहे कितने भी लोगों से मिला हो, तो फुल्ली पूरा क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। बात समझ आ गई। अगर आपको 50,000 से ज़्यादा पूरे साल में एज अ गिफ्ट मिल जाता है तो क्या वो फुल्ली टैक्सेबल है, चाहे वो 50,000 कितने भी लोगों से मिला हो, उसको कोई मतलब नहीं है। इमूवेबल प्रॉपर्टी, यदि आप इमूवेबल प्रॉपर्टी विद कंसिडरेशन बेच रहे हो, क्या बेच रहे हो, विद कंसिडरेशन बेच रहे हो, और आपको जो पैसे मिल रहे हैं, आपको जो पैसे मिल रहे हैं, सॉरी, आप जो प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हो वो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से कम पे कर रहे हो, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से कम पे, एक मिनट को, हाँ विद कंसिडरेशन, हाँ विद कंसिडरेशन, मतलब मैं आपको बताऊँ एग्जाम्पल समझो आप इसे। कोई प्रॉपर्टी 50 लाख की है, आपने 50 लाख की बेची, लेकिन इसका सरकारी रेट क्या है, सरकारी रेट है 60 लाख, सरकारी रेट क्या है 60 लाख, ठीक है। तो जो डिफरेंस है, डिफरेंस कितना हो गया, 10 लाख का, जो कि 50,000 से ज़्यादा है और 5% ऑफ कंसिडरेशन से भी ज़्यादा है। तो इस केस में जो 10 लाख और वो क्या मान लियांगे, आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का पार्ट मान लियांगे। बात समझ आ गई, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का पार्ट मान लियांगे, मतलब आपकी हर तरफ से लगी बड़ी है ना, खरीदो तो दिक्कत, बेचो तो दिक्कत, मतलब स्टैंडर्ड तय कर दिया कि इतने से कम में बेचोगे तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा सारा। बात समझ मेरी, विदाउट कंसिडरेशन। अब यहां पे क्या है, विदाउट कंसिडरेशन मतलब आपको कोई भी प्रॉपर्टी मिल गई इमूवेबल नेचर की, जैसे कोई घर मिल गया, हाउस मिल गया, और इसके बदले में आपने कोई पैसा नहीं दिया, 0 पैसा, तो आपके हैंड में जो भी उस प्रॉपर्टी की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू होगी, क्या होगी, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, अगर वो 50,000 से ज़्यादा है तो उस केस में फुल्ली के फुल्ली क्या हो जाएगा, आपके हैंड में टैक्सेबल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आपके हैंड में टैक्सेबल हो जाएगा गिफ्ट। बात समझ आ गई। अगर विद कंसिडरेशन है इमूवेबल प्रॉपर्टी, विद कंसिडरेशन है इमूवेबल प्रॉपर्टी,
तो इसके अंदर हमने एक निकाल दी पड़ती फेयर मार्केट वैल्यू। क्या निकाल दी है? पड़ती है फेयर मार्केट वैल्यू। इसके लिए हमें रूल्स कंसीडर करना पड़ेगा। कौन सा रूल कंसीडर करना पड़ेगा? रूल से हमें इसकी वैल्यूएशन निकलती है। तो फिलहाल में मैं अभी उस रूल की बात नहीं कर रहा हूँ। आपको क्या करना पड़ेगा, यदि आपने मूवेबल प्रॉपर्टी क्या बेची है, मूवेबल प्रॉपर्टी आपको मिली है, मूवेबल प्रॉपर्टी आपको मिली है, क्लियर, आपके हैंड में इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में तभी टैक्सेबल होगी जब उसकी वैल्यू क्या, फेयर मार्केट वैल्यू क्या, 50,000 से ज़्यादा, 50,000 से ज़्यादा। यदि आपको कोई गिफ्ट मिला है, मूवेबल प्रॉपर्टी मिली, उसकी वैल्यू 50,000 से ज़्यादा है, तो फिर आपके हैंड में क्या हो जाएगी, वो टैक्सेबल हो जाएगी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। बात समझ आई भी है? ठीक है? क्या आपको गिफ्ट समझ में आया नहीं आया? हेलो, मैं ना दोबारा एक बार गिफ्ट दोबारा बता रहा हूँ, ठीक है? टैक्सेबिलिटी ऑफ गिफ्ट। गिफ्ट मतलब क्या है? आपको इनाम मिलना। भाई गिफ्ट से मतलब क्या है? गिफ्ट से मतलब ये कि आपने उसके बदले में कुछ दिया नहीं है, या दिया है तो कम दिया है, भाई तभी तो गिफ्ट हो गया वो। अब बात करते हैं गिफ्ट की टैक्सेबिलिटी। मतलब आपको गिफ्ट मिल जाएगा, आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, मतलब आपको बेनिफिट मिल जाए, आपको इनकम आ रही है आपके हैंड में। क्या लगता है गवर्नमेंट आपको छोड़ देगी ना? अगर बात करें आपको कैश मिल रहा है, क्या मिल रहा है? कैश मिल रहा है, और पूरे साल में कितने भी लोगों से अगर 50,000 से ज्यादा मिल गए तो आपके हैंड में क्या हो जाएंगे, वो टैक्सेबल हो जाएंगे। पहली चीज, बात समझ में आ गई? जैसे भाई आपके कुछ फ्रेंड हैं, भाई जैसे मेरे फ्रेंड है कुछ, है ना, जैसे एक बंदा ए है, एक बी है, एक सी है। अब ए ने मुझे दे दिए 20,000 रुपए, सी ने मुझे दिए 30,000 रुपए, और बी ने और सी ने मुझे दिए 10,000 रुपए। टोटल कितना मिल गया मुझे? 50,000 रुपए, वो 60,000 रुपए। ये 50,000 से ज्यादा है, 50,000 से ज्यादा है। अगर 50,000 से ज्यादा मिल गया तो 50,000 से ज्यादा वाली अमाउंट टैक्सेबल नहीं होगी, पूरी की पूरी अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगी, मतलब 60,000 रुपए। क्या मान ली जाएगी? मेरी इनकम फ्रॉम मदर सोर्सेज का पार्ट मान ली जाएगी। क्लियर है भैया? अब आते हैं, ये तो हो गया कैश। अब बात करते हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी। कौन सी? इमूवेबल प्रॉपर्टी। सही, इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या होती है सर? लैंड और बिल्डिंग, लैंड और बिल्डिंग। अब लैंड और बिल्डिंग आपको विद कंसिडरेशन, आपने वो परचेज करी, क्या करी? विद कंसिडरेशन परचेज करी, लेकिन प्रॉपर्टी थी 50 की, प्रॉपर्टी थी 50, प्रॉपर्टी थी 50 की, प्रॉपर्टी थी 50 की, प्रॉपर्टी कितने की थी? 50 की। ले कितने की रहे हो आप? 40 लाख की। कितने की परचेज कर रहे हो? 40 लाख की। कितना डिफरेंस है भैया? 10 लाख का। और जो डिफरेंस है वो अगर 50,000 से ज्यादा हो गया, अगर वो डिफरेंस 50,000 से ये दोनों अमाउंट है, इन दोनों में से जो भी हायर होगा, अगर उससे ज्यादा डिफरेंस हो गया, सर ये क्या अमाउंट है? ये 10% का है, 10% ऑफ कंसिडरेशन। जैसे आपने जो कंसिडरेशन दिया वो कितना दिया है? 40 लाख का, और असेट कितनी थी? 50 लाख की। ठीक है, दुकान से ले, ठीक है, ठीक है भाई। आपने कंसिडरेशन कितने का दिया? प्रॉपर्टी खरीदने के लिए 40 लाख का, इसका 10% कितना हुआ? 4 लाख का, 4 लाख का हुआ। 4 लाख और 50,000, इन दोनों में से भाई हायर क्या है? 4 लाख, ठीक है। अब इन दोनों का जो डिफरेंस है वो क्या है? 10 लाख का। अब जो डिफरेंस आया वो 4 लाख से ज्यादा हो गया, तो इसका मतलब जो डिफरेंस है आपका 10 लाख का, वो क्या हो जाएगा? आपके हैंड में टैक्सेबल हो जाएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। सर बात समझ आ गई? क्लियर है? कोई दिक्कत? ये तो बात करते हैं विदाउट कंसिडरेशन। अब अगर आपको कोई एसेट मिली, क्या मिली है? विदाउट कंसिडरेशन। ये तो विद कंसिडरेशन, ये विदाउट कंसिडरेशन। आपको फ्री में कुछ मिल गया, फ्री में आपको लैंड बिल्डिंग मिल गई, तो भैया उसकी जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू भी होगी, अगर वो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 50,000 से ज्यादा हुई तो आपके हैंड में फुल्ली अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगी। यहाँ पे मैं आपको एक चीज और बता दूं, इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में ना हम लोग इंडिविजुअल वाइज देखते हैं, इंडिविजुअल असेट्स वाइज। यहाँ पे आपको एग्रीगेट नहीं देखना है, यहाँ पे आपको इंडिविजुअल देखना है, इंडिविजुअल असेट्स वाइज। क्लियर? बात समझे? यहाँ पे हम लोग कैश गिफ्ट में हम लोग देख रहे थे एग्रीगेट, कि आपको कितने भी लोगों से अगर 50,000 से ज्यादा मिल गया तो फुल्ली अमाउंट क्या हो जाएगी? टैक्सेबल हो जाएगी। लेकिन इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में हम लोग इंडिविजुअल असेट्स वाइज देखते हैं, इंडिविजुअल असेट्स वाइज देखते हैं। बात समझ आ गई? क्लियर? अगर मूवेबल प्रॉपर्टी है विद कंसिडरेशन है, विदाउट कंसिडरेशन है, तो ट्रीटमेंट यही होगा जो जैसा इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में होता है। अगर मूवेबल प्रॉपर्टी और इमूवेबल प्रॉपर्टी विदाउट कंसिडरेशन है तो दोनों का ट्रीटमेंट एक जैसा ही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर मूवेबल प्रॉपर्टी आपने विद कंसिडरेशन क्या करी है? परचेज करी है, और कम वैल्यू पर परचेज करी है, उसकी फेयर मार्केट वैल्यू ज्यादा थी, फेयर मार्केट वैल्यू ज्यादा थी और आपने परचेज प्राइस कम था, तो अगर डिफरेंस 50,000 से ज्यादा हुआ, तो होल अमाउंट क्या हो जाएगी आपके केस में? टैक्सेबल हो जाएगी एज अ गिफ्ट, इनकम फ्रॉम
अदर सोर्सेस। बात समझ में आ गई इतनी? ये मुझे नहीं लगता यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को, यहाँ तक किसी को कोई परेशानी? सर यहाँ पे फेयर मार्केट वैल्यू कैसे निकालेंगे? देखो यहाँ पर इमूवेबल प्रॉपर्टी केस में स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू तो निकालना आसान है, स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू निकालना आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो सरकारी रेट है, वहां से निकाल लोगे आप। लेकिन सर मूवेबल प्रॉपर्टी के केस में आप फेयर मार्केट वैल्यू कैसे निकालें? तो इसके लिए आप रूल फॉलो करोगे। क्या फॉलो करोगे? रूल 11 ऐसे करके एक रूल है, वो रूल आपको देखना पड़ेगा। रूल से आपकी क्या निकलेगी? फेयर मार्केट वैल्यू निकलेगी। अगर फेयर मार्केट वैल्यू माइनस कॉस्टिंग प्राइस जितने में आपने परचेज करी है, अगर इसका डिफरेंस 50,000 से ज्यादा हुआ तो आपकी हैंड में क्या हो जाएगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का पार्ट मान लिया जाएगा। बात समझ आ गई भैया? कोई दिक्कत? आगे बढ़ो भैया। स्पेशल पॉइंट ये कह रहा हूं, ये स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कहाँ की, कौन सी डेट की कंसीडर करी जाएगी? स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कौन सी डेट की कंसीडर करेंगे? तो भैया स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू आप कंसीडर कर सकते हो एग्रीमेंट वाली। वैसे नॉर्मल तो हम लोग कौन सी कंसीडर करते हैं? रजिस्ट्रेशन वाली डेट। एग्रीमेंट वाले कंसीडर करी जा सकती है यदि एग्रीमेंट की डेट पर आपके पास में क्या आ जाए? पार्ट पेमेंट आ जाए। पार्ट पेमेंट आ जाए, फुल पेमेंट आ जाए। किस माध्यम से आए? अदर देन कैश माध्यम से। अदर देन कैश माध्यम से अगर आपको कुछ टोकन मनी आपने कुछ टोकन मनी दे दिया, आपने कुछ परचेज कर रहा हो ना, यहाँ पर कोई कैपिटल गेन में हमने पढ़ा था, वहां पर बेच रहे थे हम, यहाँ परचेज कर रहे हो, तो आपने यदि टोकन मनी दे दिया, किसमें दे दिया? अदर देन कैश मोड में। तो इस केस में हम लोग जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू लेंगे वो कौन सी वाली लेंगे? एग्रीमेंट की डेट वाली। कौन सी वाली लेंगे? एग्रीमेंट की डेट वाली। पर रजिस्ट्रेशन की डेट वाली नहीं लेंगे। बात समझ में आ गई? पहले चीज सही भैया। इन केस ऑफ ए डिस्प्यूट, यदि लगता है कि भैया वैल्यूएशन जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है, भैया आप कह रहे हो भैया गलत है, ये स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ज्यादा है, नॉर्मली में क्या कहते हैं प्राइस कम में बिक रहा है, प्रॉपर्टी मतलब खरीदी जा रही है, तो आप क्या कर सकता है? एओ रेफर कर सकता है वैल्यूएशन ऑफिसर को। किसको कर सकता है? वैल्यूएशन ऑफिसर को रेफर करा जा सकता है। कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा, सब प्रॉपर्टी का मतलब क्या है? मतलब गिफ्ट में हमें कोई भी प्रॉपर्टी मिले वो हमें उस पर गिफ्ट देना पड़ेगा क्या? मतलब वो हमारी इनकम मान ली जाएगी? मतलब अगर कोई हमें कार गिफ्ट करे, यार कार गिफ्ट करना तो नॉर्मल बात है, दहेज में मिल जाती कारें, है ना भाई? एक लड़का है, लड़का कह रहा है शादी तब तक ना होगी जब तक मुझे कार ना मिल जाए गिफ्ट में। तो भैया कार अब उसको मिल जाएगी, वो तो 2 लाख से, वो तो 50,000 से ज्यादा की होती है कार। तो क्या उसको जो लड़का है उसको टैक्स देना पड़ेगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। सोचो। तो भैया आपको जो गिफ्ट मिल रहा है उस प्रॉपर्टी का मतलब क्या? प्रॉपर्टी का मतलब क्या है? आपको कुछ भी गिफ्ट में मिलेगा क्या सब पे टैक्स देना है? ना, ये प्रॉपर्टी का मतलब है इमूवेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए, शेयर एंड सिक्योरिटी होनी चाहिए, ज्वेलरी होनी चाहिए, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, ड्राइंग्स, पेंटिंग, स्कल्पचर्स, एनी वर्क ऑफ आर्ट, बुलियन। यही प्रॉपर्टी है। इसके अलावा अगर आपको कुछ भी मिलेगा तो ये तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में नहीं आएगा, मतलब उसको हमने इनकम नहीं मानेंगे, उस गिफ्ट को हम इनकम नहीं मानेंगे। यदि आपको कार मिलती है, कार क्या मिलती है? कार गिफ्ट में, तो क्या है? फुल्ली ये एग्जम्प्ट है, फुल्ली एग्जम्प्ट है। बात समझ आ गई? फुल्ली क्या है? ये एग्जम्प्ट है। यदि गिफ्ट के रूप में आपको कार मिलेगी, फुल्ली एग्जम्प्ट है। बात समझ आ गई भैया? मतलब यही असेट्स हैं। अगर आपको असेट्स के रूप में ये चीजें मिल रही हैं तभी गिफ्ट टैक्स लगेगा, मतलब आपकी इनकम वो गिफ्ट मानी जाएगी। गिफ्ट मानी जाएगी तो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का पार्ट मानी जाएगी। बात समझ रहे हो? क्लियर है? आगे बढ़ो। एक्सेप्शनल। एक्सेप्शनल क्या है? कुछ केस में आपको स्पेसिफाइड प्रॉपर्टी मिल रही है लेकिन तब भी गिफ्ट, तब भी उस पर टैक्स, तभी हम उस पर टैक्स नहीं लगाएंगे, तभी हम उस पर टैक्स नहीं लगाएंगे। वो गिफ्ट है लेकिन टैक्स नहीं आएगा। सर कौन कौन सी चीज है? अगर आपको गिफ्ट अपने रिलेटिव से मिला है, किससे मिला है? रिलेटिव से। रिलेटिव मतलब जो आपके ब्लड रिलेशन होते हैं बंदे, रिलेटिव। जैसे भाई अगर बात करें हस्बैंड स्पाउस, हस्बैंड और स्पाउस, भाई हस्बैंड, अगर आपको हस्बैंड को स्पाउस से मिला, स्पाउस को हस्बैंड से मिला, है ना? इनके हस्बैंड के किसी हस्बैंड के लीनियर असेंडेंट और डिसेंडेंट, है ना? लीनियर असेंडेंट डिसेंडेंट के होते हैं, मतलब जैसे हमारे पापा से, हमारे पिताजी से हमें गिफ्ट मिला, या हमारे बाबा से हमें गिफ्ट मिला, है ना? हमारे परबाबा से गिफ्ट मिला, या हमारे बच्चे से गिफ्ट मिला, या हमारे परपोते से गिफ्ट मिला। ये जो भी भाई, या तो आप हस्बैंड के ऊपर चले जाओ या हस्बैंड के नीचे चले जाओ। इसी तरीके से जो आपकी स्पाउस है, मतलब वाइफ है, उसके आप ऊपर चले जाओ, उसके नीचे चले जाओ, उसके जितने भी रिलेटिव्स हैं उनसे भी यदि आपको गिफ्ट मिल जाएगा तो क्या है? एग्जम्प्ट है। ठीक है? अब भाई हस्बैंड के भाई बहन से गिफ्ट मिल जाए, एग्जम्प्ट है। इसी तरीके से स्पाउस के भाई बहन से गिफ्ट मिल जाए, एग्जम्प्ट है। अब इन लोगों के स्पाउस
जो जितने भी रिलेटिव निकल के आए ना, इनकी स्पाउस से भी अगर आपको गिफ्ट मिल जाए, मतलब स्पाउस मतलब इनके जो भी जोड़े हैं उनसे भी अगर आपको गिफ्ट मिल जाए तो भी वो क्या है, वो एग्जम्प्ट है। क्लियर है? आपको अगर शादी में गिफ्ट मिल जाए, शादी में कितना भी गिफ्ट मिले, टोटल क्या है, एग्जम्प्ट है। क्लियर भैया? अंडर ए विल एंड इनहेरिटेंस, अगर बिल और इनहेरिटेंस में अगर आपको गिफ्ट मिल जाए तो एग्जम्प्ट है। सही है भैया? लोकल अथॉरिटी से गिफ्ट मिले एग्जम्प्ट है, किसी ट्रस्ट से गिफ्ट मिले जो 12 डॉलर में रजिस्टर्ड है एग्जम्प्ट है, स्पेसिफाइड मेडिकल इंस्टीट्यूशन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से गिफ्ट मिल जाए एग्जम्प्ट है। ठीक है? कोई भी स्पेसिफाइड ट्रांसफर, सेक्शन 47 में मैंने आपको बताया ट्रांसफर नहीं माना जाता उसको, तो ट्रांसफर नहीं माना जाता है तो उस केस में बहुत सारे ऐसे सिचुएशन है यहाँ पे पैसा नहीं दिया जा रहा है, तो पैसा नहीं दिया जा रहा है इसका मतलब अगर वहां पे मैंने टैक्स लगा देंगे रिसिपेंट के एंड में तो भाई कहानी गड़बड़ हो जाएगी। तो कह रहे हैं सेक्शन 47 में जिसको हम लोग ट्रांसफर नहीं माना है उस केस में भी हम लोग उसको गिफ्ट नहीं मानेंगे। क्लियर? भाई अगर होल्डिंग कंपनी से सब्सिडी कंपनी में कोई कैपिटल एसेट जा रही है तो इसको हम लोग ट्रांसफर नहीं मान रहे थे, तो ट्रांसफर नहीं मान रहे थे तो जो सप्लाई जो क्या नाम है सब्सिडी कंपनी है इसके हैंड में भी वो गिफ्ट टैक्सेबल नहीं हो। क्लियर है? सही है भैया? ऐसे इसी तरीके से गिफ्ट में हमें कुछ मिला, रिसिपिएंट के हैंड में टैक्सेबल नहीं है। क्लियर भैया? सर रिलेटिव का मतलब क्या है? रिलेटिव का स्पाउस, ब्रदर सिस्टर ऑफ स्पाउस, स्पाउस ऑफ सच ब्रदर एंड सिस्टर, ये रिलेटिव्स माने जाएंगे। ब्रदर एंड सिस्टर ऑफ पेरेंट्स, है ना, स्पाउस ऑफ सच ब्रदर एंड सिस्टर, ये सब हमारे रिलेटिव माने जाएंगे। लीनियर असेंडेंट डिसेंडेंट, इंडिविजुअल स्पाउस, लीनियर असेंडेंट डिसेंडेंट समझ गए? लीनियर असेंडेंट होते हैं ऊपर वाले, मतलब ऊपर वाले जो हमसे बड़े हैं, है ना। डिसेंडेंट कौन होते हैं? जो हमसे नीचे आते हैं। मतलब अगर हम बात करें असेंडेंट की तो असेंडेंट होते हैं जैसे हमारे पापा से गिफ्ट मिला, बाबा से गिफ्ट मिला, पर बाबा से गिफ्ट मिला। इधर डिसेंडेंट में कौन होगा? आपके बेटों से गिफ्ट मिला या बेटी से गिफ्ट मिला। ठीक है? नीचे आ रहा हो पोतों से गिफ्ट मिला। अब ये जितने भी रिलेशन आए ना इनके स्पाउस से भी अगर आपको गिफ्ट मिल रहा है तो अभी क्या है, वो एग्जम्प्ट माना जाएगा। बात समझ रहे भैया? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चाहे वो इंडिविजुअल की चाहे वो स्पाउस की हो। आपके अगर आपकी वाइफ है, वाइफ के भी किससे गिफ्ट मिला है आपको? वाइफ के पिताजी से गिफ्ट मिला है या वाइफ के बाबा जी से गिफ्ट मिला है तो अभी वो क्या माना जाएगा? एग्जम्प्ट माना जाएगा। क्लियर है भैया? कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी को? डिविडेंड स्टेपिंग, ये डिविडेंड स्टेपिंग का आज के टाइम में कोई वो नहीं है, कोई इसका औचित्य नहीं है। औचित्य इसलिए नहीं है क्योंकि आज के टाइम में डिविडेंड क्या हो गया है? टैक्सेबल हो गया है शेयर होल्डर के एंड में। डिविडेंड फुल्ली क्या है? टैक्सेबल है। यदि आपको कंपनी से 1 रुपए का भी डिविडेंड मिलता है ना तो वो क्या है? फुल्ली टैक्सेबल है। और किस रेट से टैक्सेबल है? नॉर्मल टैक्स रेट से, नॉर्मल टैक्स रेट से, नॉर्मल टैक्स रेट से। ठीक है? एक आता है बोनस स्टेपिंग। बोनस स्टेपिंग क्या होता है? देखो, एक है रिकॉर्ड डेट, रिकॉर्ड डेट से पहले आप क्या कर रहे हो? आप किसी यूनिट को परचेज कर रहे हो। किसको कर रहे हो? यूनिट को परचेज कर रहे हो 3 मंथ फ्रॉम द रिकॉर्ड डेट। रिकॉर्ड डेट क्या? रिकॉर्ड डेट पे जिस डेट पर आपको क्या मिलने वाले हैं? बोनस शेयर अलाउड होने वाले हैं। बोनस शेयर अलाउड होने वाले हैं मतलब आपको अलाउड होने वाले हैं, मिलने वाले हैं। उसके 3 महीने के अंदर, 3 महीने पहले आपने क्या करे? वो यूनिट परचेज करे। क्या करे? यूनिट या शेयर परचेज कर लिया आपने, कर लिए? कोई दिक्कत? अब न्यू यूनिट आर अलॉटेड एज बोनस ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट परचेज्ड, है ना। तो इस केस में क्या होता है? फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको जो बोनस शेयर मिलते हैं, मैंने आपको बताया बोनस शेयर क्या मिलते हैं? फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं। भाई बोनस शेयर के बदले में आपको कुछ पैसा देना पड़ता है क्या? बोनस शेयर के बदले में आपको कुछ पैसा देना पड़ता है? हैं? बोनस शेयर के बदले पैसा देना पड़ता है ना, तो वो तो आपको फ्री मिलते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट। सही है? कोई दिक्कत? अब आपने क्या करे? जो क्या कर दिया आपने? सेल कर दिए, ट्रांसफर कर दिए ऑल या पार्ट ऑफ ओरिजिनल यूनिट विद इन अ पीरियड ऑफ 9 मंथ, विद इन अ पीरियड ऑफ 9 मंथ। ये 9 मंथ लिखा हुआ है,
इसको लिख लेना 9 मंथ। आपने क्या करा, रिकॉर्ड डेट, रिकॉर्ड डेट कौन सी होती है, रिकॉर्ड डेट वो डेट होती है जिस डेट को आपको बोनस शेयर अलाउट होने वाले हैं, अलाउट होने वाले हैं। इसके 3 महीने से पहले, इसके जस्ट 3 महीने के अंदर आपने वो यूनिट परचेज करें, आपको पता है कि रिकॉर्ड डेट पर आपको बोनस शेयर मिलने वाले हैं, क्लियर है। अब आपने वो यूनिट जो आपके ओरिजिनल यूनिट है जो आपने यहाँ पे परचेज करे थे, इसको आपने बेच दिया, पूरा बेच दिया या पार्ट बेच दिया, पूरा बेच दिया या पार्ट बेच दिया, कितने टाइम के अंदर, रिकॉर्ड डेट के 9 मंथ के अंदर। अगर आपने ऐसा कर दिया और इस ट्रांजेक्शन पर आपको क्या हो गया, लॉस हो गया, क्या हो गया, लॉस हो गया। अगर इस ट्रांजेक्शन पर आपको लॉस हो गया तो जो लॉस होगा ना, वो लॉस आपको अलाउड नहीं होगा, वो लॉस्ट बोनस शेयर जो है उसकी कॉस्ट मान ली जाएगी, उसकी क्या मान ली जाएगी, कॉस्ट मान ली जाएगी। बात समझ आ गई नहीं आ गई, कोई दिक्कत? भाई वैसे तो बोनस शेयर की कोई कॉस्ट ही नहीं है, लेकिन आप यहाँ पे प्लानिंग कर रहे हो, क्या कर रहे हो, प्लानिंग कर रहे हो। आपको पता है कि आगे फ्यूचर में बोनस शेयर मिलने वाले हैं और आपको ये भी पता है कि मुझे लॉस हो जाएगा, आप उस लॉस को सेटअप कर लोगे। तो गवर्नमेंट कह रही है कि आपको ये लॉस हम सेटअप नहीं होने देंगे। ये किसकी कॉस्ट मान ली जाएगी, ये लॉस बोनस शेयर की। वैसे बोनस शेयर की कॉस्ट नील होती है, लेकिन अभी इस केस में, स्पेशल केस में बोनस शेयर की क्या मान ली जाएगी, वो कॉस्ट मान ली जाएगी जितने अमाउंट का आपको लॉस हुआ है ओरिजिनल यूनिट को बेचने से, ओरिजिनल यूनिट को बेचने से, ओरिजिनल यूनिट को बेचने से। यदि ओरिजिनल यूनिट से पहले ही आपने बोनस शेयर बेच दिए, बोनस यूनिट बेच दिए, तो भैया लॉस का आपको बेनिफिट मिल जाएगा। अगर एक भी बोनस शेयर अगर आपके पास बच गया, कब बच गया, एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ ओरिजिनल यूनिट। अगर उस टाइम में आपके पास में एक भी शेयर बच गया बोनस वाला, तो उस केस में वो उसकी कॉस्ट मान ली जाएगी जितना आपको लॉस हुआ है। बात समझ में आ गई? मुझे नहीं लगता इसमें कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है ना भैया। तो भैया आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज भी कंप्लीट हो जाता है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज भी कंप्लीट हो जाता है। सर कोई दिक्कत? इसमें एक आपका इनकम और रहती है, इसे हम लोग कहते हैं कैजुअल इनकम। कौन सी? कैजुअल इनकम। ये कैजुअल इनकम क्या है? नहीं, कैजुअल इनकम मैं पढ़ा तो चुका है, विनिंग फ्रॉम लॉटरी एंड क्रॉस पजल में कैजुअल इनकम है। ये कौन सी है? कैजुअल इनकम है। विनिंग फ्रॉम लॉटरी, क्रॉस पजल, कार्ड गेम्स, मैंने अभी बताया ना आपको, ये भी क्या है? कैजुअल इनकम है, ठीक है। तो कैजुअल इनकम भी कहाँ जाएगी? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाएगी। हालांकि इस पर स्पेशल रेट से टैक्स लगता है 30%। ये है विनिंग फ्रॉम लॉटरी, क्रॉस पजल्स और सेसेस, कार्ड गेम्स, इस पर टैक्स कितना लगता है? 115 बीवी में टैक्सेबल है, 30% का टैक्स लगता है फ्लैट रेट से। ये एक ऐसा मात्र प्रोविजन है जहां पर लिखा हुआ है विनिंग फ्रॉम, यहाँ पे इनकम नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर आपको जितनी भी डिडक्शन है, डिडक्शन का कोई बेनिफिट आपको यहाँ पर नहीं दिया जाएगा। मतलब आपने भाई जीतने के लिए कोई भी पैसा खर्च करा हो, मतलब आप करोड़पति में गए, कौन बनेगा करोड़पति में, आप कौन बनेगा करोड़पति में जीत के आप 1 करोड़ की इनकम लेके आए, आप ये कह रहा भैया इसको जीतने के लिए मैंने 10 लाख खर्च कर दिए। कैसे खर्च कर दिए? मैं यहाँ से प्लेन से गया, है ना, मैं वहां बैठा एसी रूम में ठहरा, तो आपको कोई डिडक्शन नहीं दी जाएगी। बात समझ में आ गई भैया? कोई दिक्कत? कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं है? अब हम लोग ना कुछ सेक्शन 57 की कुछ डिडक्शन पढ़ लेते हैं। सेक्शन 57 की कुछ डिडक्शन क्या है? डिविडेंड इनकम है। डिविडेंड इनकम कौन सी इनकम है? डिविडेंड इनकम। डिविडेंड इनकम मैंने आपको बताया, अब तो शेयर होल्डर के एंड में टैक्स लग जाएगा, उस पर क्या लग जाएगा? टैक्स लग जाएगा। जो उसकी इनकम निकल के आएगी, जैसे 1 लाख इनकम निकल के आती है डिविडेंड की, तो कह रहा है भैया इसका 20% आपको डिडक्शन मिल जाएगी। कितनी मिल जाएगी? 20% डिडक्शन मिल जाएगी। किसकी मिलेगी? इंटरेस्ट की, सिर्फ इंटरेस्ट की। जो आपने शेयर परचेज करें, पैसे मनी बोरो करके, किसी से पैसे आपने बोरो करे, उससे बोरो करके आपने शेयर परचेज करे हैं, अब आपको 1 लाख की इनकम हो रही है डिविडेंड के नाम पर, तो इसमें आपको 20% तक की डिडक्शन मिल जाएगी। किस नाम से? सिर्फ इंटरेस्ट के नाम से। बात समझ रहे हो? क्लियर है? पहली चीज सही है भैया। फैमिली पेंशन, एक मैंने आपको अभी ना फैमिली पेंशन ऊपर बताया था, फैमिली पेंशन बताया था। फैमिली पेंशन की मैंने बताया था कि आपको जितनी भी फैमिली पेंशन आ रही है, जैसे किसी भैया बंदे की डेथ हो गई, अब उसके भाई लीगल हेयर को क्या मिल रही है? पेंशन मिल रही है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? फैमिली पेंशन। वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाएगी, तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाएगी तो वो टैक्स उसकी, उसमें ना कुछ आपको डिडक्शन मिल जाएगी। डिडक्शन कितनी मिलेगी आपको? पेंशन कितनी मिल रही है उसका 1/3 ले लो, कितनी पेंशन मिल रही है, या 15,000, विच एवर इज लेस, इतने की आपको क्या मिल जाएगी? डिडक्शन। बात समझ आ गई? क्लियर है? इतनी मिल जाएगी आपको डिडक्शन। एक आपने पढ़ा होगा इंटरेस्ट ऑन कंपनसेशन, इंटरेस्ट ऑन कंपनसेशन पढ़ा था मैंने आप इससे पहले। इंटरेस्ट ऑन कंपनसेशन कि इंटरेस्ट ऑन कंपनसेशन क्या माना जाएगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, और जितना भी आपको इंटरेस्ट मिलेगा उसका 50% आपको डिडक्शन मिल जाएगी। बता था मैंने। तो ये आपको 3 स्पेसिफिक डिडक्शन थी, मैंने आपको बताई। अब मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ सेक्शन 58 में।
कि कुछ डिडक्शन आपको नहीं दी जाएंगी, कुछ डिडक्शन आपको नहीं दी जाएंगी। सर कौन कौन सी डिडक्शन नहीं दी जाएंगी आपको? कोई भी पर्सनल नेचर की एक्सपेंसेस आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी, पर्सनल नेचर के एक्सपेंसेस की डिडक्शन आपको नहीं देंगे। बात समझ में आ गई भैया? कोई दिक्कत है भैया? कोई भी आप सैलरी पेमेंट कर रहे हो ना आउटसाइड इंडिया सैलरी पेमेंट कर रहा हो इनकम कमाने के लिए, अदर सोर्स इनकम कमाने के लिए, तो अगर आपने उस पर टीडीएस नहीं काटा है, आपको डिडक्शन सैलरी की नहीं दी जाएगी। आपने किसी को सैलरी पेमेंट करी, ठीक है, उस सैलरी की डिडक्शन आपको नहीं देंगे आउटसाइड इंडिया, अगर आपने उस पर टीडीएस नहीं काटा। बात समझ आ गई भैया? कोई दिक्कत? इसी तरीके से सेक्शन है 40A, ये आपका है पीजीवीपी से रिलेटेड है। किससे? पीजीवीपी से। तो 40A में काफी सारे डिसअलाउंसेस दे रखे हैं। यदि आप कैश में किसी भी एक्सपेंसेस का 10,000 से ज्यादा पेमेंट कर दोगे कैश में, तो आपको वो एक्सपेंस अलाउड नहीं होगा। तो इसी तरीके से वो आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में अलाउड नहीं होगा अगर आप 10,000 से ज्यादा का कैश में खर्चा कर देते हो। क्लियर है? तो इस तरीके से काफी सारे भाई 40A में काफी सारे डिसअलाउंसेस हैं। ये मैं जब आपको पीजीवीपी का सेक्शन पढ़ाऊंगा, पीजीवीपी चैप्टर पढ़ाऊंगा, तो मैं बताऊंगा। तो वो जो वहां पर जो आपको डिडक्शन नहीं दी जा रही थी, वो इस तरीके से इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में डिडक्शन नहीं मिलेगी। बात समझ में आ गई भैया? कोई दिक्कत, कोई परेशानी है ना? और एक चीज और डिडक्शन नहीं मिलेगी, जो आपकी कैजुअल इनकम होती है, कैजुअल इनकम मतलब विनिंग फ्रॉम लॉटरी, क्रॉस बजल, उसको कमाने के लिए यदि आप कोई खर्चा करते हो, आपको डिडक्शन नहीं दी जाएगी। क्लियर? तो ये आपका सब किस में दे रखा है? सेक्शन 58 में दे रखा था कि कौन कौन सी डिडक्शन नहीं मिलेंगी। सेक्शन 57 में दे रखा था कौन कौन सी डिडक्शन मिल जाएंगी आपको। सेक्शन 56 में क्या दे रखा था? कौन सी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आएगी। ठीक है? तो आपके 3 ये मेजर सेक्शन थी। तो ये आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज वाला जो हेड है, ये भी आपका कंप्लीट हो चुका है। क्या किसी की कोई क्वेरी है यहां तक? हेलो हेलो, किसी की कोई क्वेरी है यहां तक? क्योंकि आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज वाला हेड भी कंप्लीट हो चुका है। ठीक है? अब आपका मात्र एक हेड रहता है पीजीवीपी। कौन सा रहता है? पीजीवीपी। इसके बाद में हमारे टीडीएस के चैप्टर आ जाएंगे, टीसीएस के चैप्टर आ जाएंगे, एडवांस टैक्स रह जाएगा, सेट ऑफ रह जाएगा, और 80C रह जाएगा, और एक रह जाएगा क्लबिंग, और एक रह जाएगा इनकम। यार बहुत सारे चैप्टर है यार, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 चैप्टर रह गए। ये भी 8 चैप्टर रह गए। सही भैया? हेलो, एक चीज और, हेलो 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 हेलो, क्या? हाँ, मैं बिल्कुल मैं एक काम करूंगा, एक क्लास पूरा एक क्लास सिर्फ एग्जाम्पल पे ही दूंगा। एक पूरा क्लास एग्जाम्पल पे दूंगा, जिसमें मैं 5 हेड करवाऊंगा। 5 हेड की इनकम आ जाएगी, उसमें टीडीएस भी आ जाएगा, टीसीएस भी आ जाएगा, एडवांस टैक्स भी आ जाएगा, एटीसी की डिडक्शन भी आ जाएगी, सही है, क्लबिंग भी हो जाएगी, ये सब कुछ आ जाएगा उसमें, और सेटअप भी हो जाएगा। बात समझ रहे हो? मतलब जितने मैं आपको थ्योरेटिकल करवा रहा हूँ, ये सब उसमें पूरे क्वेश्चन में, उस पूरे क्या नाम है, उस पूरे भाई लेक्चर में वो सब कुछ कवर हो जाएगा। ठीक है? तो 1 या 2 सेशन मेरे सिर्फ न्यूमेरिकल पे रहेंगे। किस पे रहेंगे? न्यूमेरिकल पे। कितने सेशन? 1 या 2 सेशन सिर्फ न्यूमेरिकल पे रहेंगे। क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई पता नहीं? पहले ये पूरा कंप्लीट हो जाने दो, कंप्लीट हो जाने के बाद में मैं आपको न्यूमेरिकल करवाऊंगा। किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई परेशानी है? एक चीज और, कृपया करके, मैंने प्रैक्टिकल इनकम टैक्स रिटर्न कैसे भरी जाती है, इनकम टैक्स का पोर्टल क्या है, ये इन सबसे रिलेटेड वीडियो मैंने आप सर को सबको शेयर कर दी है, अगर आप देखोगे तो, है ना? तो कृपया करके वो जो प्रैक्टिकल वीडियो है वो आप देखने चालू कर लें। क्या कर लें? देखने चालू कर लें। क्यों मैं कह रहा हूँ ऐसी बात? मैं सिर्फ प्रैक्टिकल में 5 ही दिन दूंगा बस, 5 से 6 दिन दूंगा बस। तो कृपया करके जो मैंने आपको रिकॉर्डेड वीडियो दे रखी है प्रैक्टिकल पोर्शन की, वो आप कृपया करके सब लोग देखने चालू कर लें भाई। समझा? बिल्कुल 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 वही होगा जो मैं आपको शेयर कर चुका हूं, उसमें कुछ भी अलग नहीं होगा। तो कृपया करके वो वीडियोस देख लें, क्योंकि वही मैं आपको बताने वाला हूं।
अब ये जब आप वो देखोगे उस टाइम 5-6 दिन में, तो ये कि जल्दी समझ में आ जाएगा आपको और अच्छी तरीके से, सही ना। तो कृपया करके वो वीडियोस देख लें, वो हमेशा आपके पास में रहेगी 1 साल तक। तो ये वीडियोस आप देख लें। और भी इनमें मैं इनकम टैक्स से रिलेटेड 2-3 महीने में मैंने, अगर आपने मैंने पता नहीं किस किस तक वो मैसेज पहुंच गया मेरा, मैंने ये मैसेज लिखा था मैं असल में दिवाली तक, चूंकि आप तो मेरे पुराने सब स्टूडेंट हो, तो मैंने अभी दिवाली तक ये ऑफर चल रहा था कि 1 साल तक, यहां से 1 साल तक, इस दिवाली से लेके अगली दिवाली तक, जितनी भी इनकम टैक्स से रिलेटेड और जीएसटी से रिलेटेड जो भी मुझे यहां तक ज्वाइन कर लेगा, उसको मैं 1 साल तक रिकॉर्डेड वीडियोस के माध्यम से वीडियोस देता रहूंगा। वीडियोस के रिकॉर्डेड वीडियोस, चार्ट और नोट्स, ये सब मैं उसको प्रोवाइड कर दूंगा। मतलब 1 साल तक वो जो मेरी रिकॉर्डेड वीडियोस हैं वो आराम से प्रॉपर तरीके से देख सकता है। और मैं 1 साल तक बहुत सारी वीडियो बनाने वाला हूँ। कम से कम मुझे ऐसा लगता है 1 साल तक मेरे पास में 400 से 500 लाइब्रेरी हो जाएंगी वीडियोस की, वो आपको बिल्कुल शेयरेबल होंगी फ्रीली, जो मुझे अभी ज्वाइन कर चुके हैं या जो दिवाली तक ज्वाइन करने वाले हैं। तो कृपया करके भैया, अगर आपके आसपास भी कोई बंदा हो ना जिसको इनकम टैक्स या जीएसटी सीखना हो, क्योंकि 1 साल तक वो सेंटर में नहीं आएगा मेरे, उसको सिर्फ रिकॉर्डेड वीडियो दी जाएंगी बस, दैट्स इट। और उसकी पर्सनल क्वेश्चन व्हाट्सएप पे सॉल्व होंगे, या फिर भाई अगर ज्यादा हो गए तो भाई क्या नाम है, वैसे कॉल कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 1 साल तक जितनी भी मेरी वीडियोज होंगी वो उसको अगर दिवाली तक ज्वाइन करता है, मात्र 2000 रुपए का कोई है। अगर कोई करना चाहे, किसी को जरूरत है, क्या कहते हैं, इनकम टैक्स सीखना चाहता है या जीएसटी सीखना चाहता है, तो उसको प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल विद नोट्स विद चार्ट, ये सब कुछ उसको 1 साल तक दिया जाएगा, प्रोवाइड किया जाएगा, क्लियर। और हर हफ्ते में 4 से 5 वीडियोस उसके पास में ऑटोमेटिकली पहुंच जाएंगी, बस उसकी ईमेल आईडी मेरे पास में आ जाए, क्लियर है, कोई दिक्कत। तो भैया अगर आपके आसपास में कोई ये हो बंदा जिसको इनकम टैक्स की या जीएसटी की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग लेनी हो और दिवाली तक ये ऑफर है, तो वो भैया बता देना किसी को भी, और उसको ये बेनिफिट दे दिया जाएगा। आप हमारे सब पुराने स्टूडेंट हो तो आपको ऑटोमेटिकली मैं वीडियो शेयर कर दूंगा, ऑटोमेटिकली आपके पास मेल आ जाएगी 1 साल तक, ठीक है। कोई दिक्कत किसी की, मतलब किसी को कोई क्वेश्चन? हाँ, जीएसटी वाली वीडियो मैं डाल दूंगा, देखो 1 आध दिन में डाल दूंगा वो भी, सही ना। जीएसटी वाली वीडियो 1 आध दिन में वो भी मैं डाल दूंगा। हाँ, प्रैक्टिकल पोर्शन वाली भी डाल दूंगा, थ्योरेटिकल पोर्शन दोनों डाल दूंगा मैं, सही ना। और कुछ?